बाजार देखिए वापस से 8,000 के आसपास इर्द गिर्द कारोबार करा। एक्सपायरी का दिन है तो कहीं ना कहीं बाजार में उतार चढ़ाव देखने की पूरी गुंजाइश थी और वही कमोबेश वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज एक ट्रिगर और देखिए जिसने बाजार पे थोड़ा दबाव बनाया। रुपये में हमने देखा था अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कुछ एक स्टॉक्स देखिए जिसमें रुपये का ट्रिगर पॉजिटिव है, उन शेयर में खरीदारी देखने को मिली। जैसे लेदर स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। चावल से जुड़े शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ एक वैसे स्टॉक्स जो IT कारोबार जुड़े हैं वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती, इंटेलेक्ट डिजाइन में खरीदारी देखने को मिली है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में कल भी हमने देखा था 20% का अपर सर्किट लगा था, आज भी करीब 12% की मजबूती देखने को मिली है। एमार्ट टेक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने देखा है आशीष के रुपये में आज गिरावट देखने को मिली है, रिकॉर्ड लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आपको लगता है, हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी है, आपको लगता है कि कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि सीधे तौर पे इसका फायदा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा फायदा होता है, उसमें खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि ये पूरा सेक्टर खासतौर पर छोटे मोटे IT स्टॉक्स देखिए, चावल स्टॉक्स देखिए, लेदर स्टॉक्स देखिए, मिर्जा जैसे स्टॉक्स लेदर में जो है उस पर बहुत गिरावट आ गई है और वो एक ट्रिगर पे हो सकता है एक पुलबैक दिखा सके। डेफिनेटली आपने सही बोला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर ड्यू हो चुका है। अब यहाँ पे करेक्शन, अगर हम डॉलर की बात करें, रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मुझे लगता है यहाँ से हमें थोड़ा सा रिवर्सल देखना चाहिए, रुपये में थोड़ी मजबूती आएगी। इसमें आप देखें खास करके जो स्टॉक्स अभी आपने बताया, लेदर स्टॉक की बात करें हम, या चावल स्टॉक आपने बताया, दावत, LT फूड्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक बॉटम हंटिंग की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप इसको साथ में निफ्टी के साथ भी कोरिलेट करके देखें तो निफ्टी ने जो अपना प्रीवियस लोज थे उसको भी डिविएट नहीं किया है और वहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है। निफ्टी अभी 8,000 के लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्ट्रगल अगर 8020 के ऊपर जाकर के भी आज हमको क्लोजिंग मिलती है तो जो स्टॉक्स आपने बताया जैसे लिबर्टी की भी अगर हम बात करें, HCL टेक है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, इन सब स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो डेफिनेटली एक बॉटम हंटिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी करी जा सकती है यहाँ पे। तो लेदर में लिबर्टी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं आशीष। इसके अलावा उनको लगता है IT में टेक महिंद्रा शेयर है जो यहाँ से एक मजबूत पुलबैक दिखा सकता है। उनको लगता है कि इन दोनों शेयर पर आपको नज़र बना के चलनी चाहिए। मेटल माइनिंग शेयर पर क्या राय होगी? खासतौर पर वेदांता जैसे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए सरप्राइज है। हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में गिरावट, लेकिन वापस से 200 का ऐसा जोन होता है जहाँ से वेदांता एक अच्छी मजबूती दिखाता है। इसके अलावा बाकी मेटल स्टॉक देखिए आज के ट्रेंड में MOIL, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन मेटल जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती, नाल्को में देखिए थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय है कि मेटल माइनिंग में जो खरीदारी है कि आप छोटे मझोले मेटल माइनिंग स्टॉक्स पे दाव लगाएंगे या लार्ज कैप हिंडाल्को, वेदांता जैसे मेटल शेयरों को पसंद करेंगे? देखिए मेटल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो US इंटरेस्ट रेट से काफ़ी रिलेशन है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का। US में आप देखें जो मेटल के प्राइजेज हैं, कॉमेक्स में अगर हम बात करें तो बहुत अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास, ऑलमोस्ट 6 मंथ हाईएस्ट लेवल के आसपास चल रहे हैं। वही रिफ्लेक्शन आपको इंडियन मेटल कंपनीज़ के स्टॉक प्राइजेस में भी देखने के लिए मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये एक ऐसा सेक्टर है जो शायद डिमोनेटाइजेशन से अभी अनटच्ड लग रहा है। आप अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें जहाँ पे स्टॉक्स 30 से 40% करेक्ट कर गए अपने हाई से, वहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक में हम देखें तो कोई नेग्लिजिबल करेक्शन आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में और ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है मेटल स्टॉक्स में। आप चाहे नाल्को की भी बात करें, वेदांता भी आपने बताया, MOIL करके एक पर्टिकुलर स्टॉक है, तो इन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी लगती है मुझे। तो कहीं ना कहीं MOIL जैसे वेदांता जैसे स्टॉक्स में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, अनूप कुमार मित्तल जुड़े हैं, CMD है NBCC के। आज ही कंपनी को जो है 2-3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करार किए हैं, उसका फायदा देखने को मिला। सर जो आज करार किए गए खासतौर पर रूस की कंपनी के साथ किया गया, इसके अलावा ITA के 30 एकड़ टाउनशिप को डेवलप करने पर जो विचार जारी है, क्या हाईलाइट्स हैं इस करार के? देखिए रूस की एक कंपनी के साथ जब ब्रिक्स सम्मेलन था गोवा में तो प्रधानमंत्री के सामने ये एग्रीमेंट हुआ और उसमें करार में यह है कि स्मार्ट सिटीज को और रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के अंदर इन लोगों की मदद ली जाएगी। ये रशिया की एक गवर्नमेंट कंपनी है और उससे सिनर्जी बनती है क्योंकि NBCC भी भारत सरकार की संस्था है, तो ये करार किया गया। इसीलिए दोनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति थे वहाँ पर और मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से कुछ हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और खासकर रेलवे स्टेशन के कामों में कुछ बढ़त मिलेगी। और जहाँ तक दूसरे प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ITI की जमीन है बेंगलोर में 30 एकड़, क्योंकि NBCC रीडेवलपमेंट और रियल एस्टेट करती है, तो ये करार इस बात का है कि 30 एकड़ लैंड को डेवलप किया जाएगा। और NBCC ने भी अभी ये मॉडल इख्तियार किया है कि लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट के बिना ही रियल एस्टेट या रीडेवलपमेंट किया जाए, जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कहते हैं। तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है
और 30 एकड़ लैंड जब डेवलप की जाएगी तो एनबीसीसी को अपना शेयर मिलेगा अदर देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो उस पर काम चालू हो गया, रिपोर्ट बननी शुरू हो गई है। ड्यू डिलिजेंस के बाद मार्केट को जज करने के बाद उसको लॉन्च करेंगे या शुरू करेंगे। वो दूसरा करार है। और तीसरा करार एक यूके की कंपनी के साथ गवर्नमेंट की अगेन डीएफआईडी के साथ किया है। वो खासकर रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है, क्योंकि भारत सरकार की दोनों मंत्रालय ने एक एग्रीमेंट साइन किया रेलवे मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट में, जिसमें एनबीसीसी को भी रोपिंग करने की बात कही गई है रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए। सर, ये जो आपने रूस की कंपनी के साथ करार किया है, इसमें रेलवे के अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी करार किया गया, तो ये जो स्मार्ट सिटी बनेंगे ये भारत में बनाने को लेकर क्या करार किया गया है? इसके अलावा आप रूस में भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? देखिए, अभी तो प्राइमरली ये क्योंकि हिंदुस्तान में ही सबसे बड़ा स्कोप है स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने का, तो ये करार के अंदर ऐसा नहीं है कि हम वहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन यही है कि इसको हिंदुस्तान में शुरू किया जाए, और अगर वहाँ कोई राइट अपॉर्चुनिटी होगी तो उस करार में वो भी प्रोविजन है कि वहाँ भी किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दो देशों के अलावा कहीं और नहीं किया जाएगा। हम ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इन दोनों संस्थाओं एनबीसीसी और रोस्टेक की मदद से जो रूस के, रशिया के, यूएसएसआर के और ब्रेक अवे कंट्रीज से वहाँ पर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सर, आखिर में सवाल होगा, बीएसएनएल के जो जमीन डेवलप करने वाले थे 15,000 करोड़ का, उस पर क्या अपडेट है? और दिल्ली में जो दो आप सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कॉलोनियाँ विकसित करने वाले थे, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, बीएसएनएल के ऊपर अभी कोई अपडेट ऐसा नहीं है कि हमें कोई फर्म ऑर्डर मिला है। बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे ही होगा मैं आपको जरूर इत्तला करूंगा। और जहां तक वो 3 कॉलोनी हमें मिली थी करीब 25,000 करोड़ रुपए की, उनके ऊपर काम शुरू हो गया है और उसमें काफी प्रोग्रेस है। रादर मैं कहूंगा कि जो शेड्यूल था उससे थोड़ा सा आगे ही है। कुछ 2 कॉलोनीज में मकान तोड़ने शुरू कर दिए गए हैं, डिजाइन फाइनल हो गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ को हम शुरू कर पाएंगे। शुक्रिया सर जीवन से बात करने के लिए। तो ये अनुपम मित्तल सीएमडी एनबीसीसी के कहते हुए कि जो दिल्ली में उनके 3 कॉलोनियों को लेकर जो करार किया गया था उस पर काम कर आगे बढ़ता हुआ दिखा है। बीएसएनएल को लेकर अभी जमीन को विकसित करने को लेकर बातचीत, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। और उसकी जो कंपनी के साथ उन्होंने करार किया उसके तहत वह भारत में स्मार्ट सिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, साथ ही रेलवे के साथ भी मिलकर उनको कारोबार करने की बात कर रहे हैं। तो 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही। आशीष, आपका भी शुक्रिया। कई सारे स्टॉक्स पर हमने आपके साथ चर्चा की।